अक्सर जब शरीर में कोई चोट लगती है या कोई बीमारी होती है तो उसका समाधान खोजना काफी हद तक एक सीधी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। किसी मशीन की मरम्मत करने जैसा। हाँ, बिल्कुल। भौतिक दुनिया में चीजें काफी ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। मतलब मान लीजिए किसी के पैर में दर्द है तो एक्सरे या एमआरआई मशीन तुरंत बता देती है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। डॉक्टर उस तस्वीर को देखता है और इलाज शुरू हो जाता है। ये स्पष्टता बहुत सुकून देती है क्योंकि हमें पता होता है कि समस्या ठीक कहाँ है। सही बात है, क्योंकि समस्या दिखती है और उसे ठीक करने का एक तय मेडिकल प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब हम इंसानी क्षमता की बात करते हैं या सफलता और असफलता के कारणों की बात करते हैं तो ये एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। एकदम सटीक बात कही आपने। यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा संघर्ष करता है ना। हम अक्सर देखते हैं कि दो लोग जिनकी शिक्षा एक जैसी है, जिनके पास संसाधन एक जैसे हैं, उनमें से एक बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा एक अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं खड़ा रह जाता है। और क्योंकि रुकावट दिखाई नहीं देती तो इंसान उसे बाहर की दुनिया में ढूंढने लगता है, अर्थव्यवस्था में या अपनी परिस्थितियों में, जबकि असल समस्या कहीं और होती है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र यही अदृश्य रुकावट है। हमारे पास जो आज के नोट्स और स्रोत सामग्री है वो सीधे डेविड श्वार्ट्ज के क्लासिक काम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और उस पर आधारित विश्लेषणों से जुड़ी है। ये बहुत ही शानदार सामग्री है। बिल्कुल। इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि सफलता हमारी जन्मजात बुद्धि या किस्मत पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी सोच के आकार पर निर्भर करती है। हम उन मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स को डिकोड कर रहे हैं जो या तो हमें असीम ऊंचाई तक ले जाते हैं या फिर औसत दर्जे की जिंदगी में कैद कर देते हैं। और इस अदृश्य बीमारी को समझने के लिए स्रोत सामग्री एक बहुत दिलचस्प अवधारणा से शुरू होती है, जिसे बहाने बनाने की बीमारी या बहानासाइटिस कहा गया है। बहानासाइटिस सुनने में तो असली बीमारी जैसा लगता है। असल में ये दिमागी बीमारी ही है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते वो अनजाने में ही इसका शिकार हो चुके होते हैं। मतलब ये कोई बाहरी रुकावट नहीं है बल्कि हमारे अपने दिमाग का बुना चाल है। बिल्कुल। और इसमें 4 मुख्य प्रकार देखे गए हैं। पहला है सेहत को लेकर बहाने बनाना, जहां इंसान हमेशा महसूस करता है कि वो शारीरिक रूप से 100% फिट नहीं है। और दूसरा है अपनी बुद्धि या इंटेलिजेंस को कम आंकना कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। तीसरा है उम्र का बहाना, या तो ये सोचना कि मैं अभी बहुत युवा हूं, कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेगा, या फिर अब मेरी उम्र निकल चुकी है। और चौथा प्रकार कौन सा है? चौथा, जो समाज में एक महामारी की तरह है, वो है किस्मत का बहाना। अरे किस्मत वाला बहाना तो हर ऑफिस और हर नुक्कड़ पर सुनने को मिल जाता है। वही तो। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो सवाल उठता है कि हमारा ही दिमाग हमारे खिलाफ ये बहाने क्यों गढ़ रहा है। देखिए, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, मान लेते हैं कि इंसान का दिमाग एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है। उसमें एक बेहद शक्तिशाली इंजन लगा है। दिलचस्प है। तो क्या ये बहाने उस स्पोर्ट्स कार में जानबूझकर लगाए गए स्पीड लिमिटर की तरह हैं, जो इंजन को एक खास स्पीड से आगे जाने ही नहीं देते? ये स्पीड लिमिटर वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। असल में दिमाग हमारे खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ हमें सुरक्षित रखना चाहता है। सुरक्षित? किस चीज से सुरक्षित? असफलता, सामाजिक अस्वीकृति और निराशा के दर्द से। जब हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, जैसे नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करना, तो दिमाग तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है। अच्छा, मतलब उसे लगता है कि अगर इंसान फेल हो गया तो उसका अहंकार टूट जाएगा। बिल्कुल। दिमाग सोचता है कि फेल होने की शर्मिंदगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कोई ऐसा कारण ढूंढना जो हमारे नियंत्रण में हो ही नहीं। मतलब बाहरी दुनिया की चोट से बचाने के लिए वो पहले ही एक सुरक्षित दीवार खड़ी कर देता है, किस्मत का बहाना देकर। सही कहा। वो किस्मत या डिग्री न होने का बहाना उस स्पीड लिमिटर के रूप में लगा देता है। सफल लोग इस बात को समझते हैं, वो इस लिमिटर को पहचानकर उसे डिसेबल कर देते हैं। तो एक बार जब इंसान जागरूक हो जाता है कि वो खुद को बहाने सुना रहा है और वो स्पीड लिमिटर को हटा देता है, तो फिर आगे क्या होता है? खाली जगह तो रहेगी नहीं। वही तो। अगर रुकावट हट गई है तो कार को आगे बढ़ाने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी। स्रोत सामग्री में इस जगह को भरने के लिए सच्चे विश्वास और केवल कोशिश करने के बीच का अंतर समझाया गया है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही सूक्ष्म पहलू है। विश्लेषण बताता है कि जब अटूट विश्वास होता है कि कोई लक्ष्य हासिल किया जा सकता है,
तो दिमाग एक समाधान खोजने वाली मशीन बन जाता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बुनियादी विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, बचपन से हमारे स्कूलों में और घरों में हमें यही सिखाया जाता है कि बस अपना बेस्ट देना और पूरी कोशिश करना। समाज में मैं पूरी कोशिश करूंगा कहना एक बहुत विनम्र रवैया माना जाता है। तो क्या कोशिश करने की मानसिकता नुकसानदेह है? ये विरोधाभास एकदम जायज है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल स्तर पर कहानी कुछ और है। जब कोई कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, तो उस वाक्य में पहले से ही असफलता की गुंजाइश छिपी होती है। अच्छा। हाँ, ये दिमाग को एक एग्जिट रूट या बाहर निकलने का सुरक्षित दरवाजा दे देता है। मतलब अवचेतन स्तर पर हम खुद को बता रहे हैं कि काम का पूरा होना जरूरी नहीं है। ठीक यही बात है। मुश्किल आते ही दिमाग उसी सुरक्षित दरवाजे की तरफ भागता है और कहता है कि हमने कोशिश तो की थी, लेकिन परिस्थितियां खराब थीं। और इसके विपरीत जब विश्वास होता है तब क्या होता है? तब वो एग्जिट रूट बंद हो जाता है। स्पोर्ट्स कार पर लौटें तो विश्वास उस इंजन को दिया गया स्पष्ट निर्देश है कि मंजिल तक पहुंचना ही है, पीछे हटने का रास्ता नहीं होता। तो दिमाग रचनात्मक ऊर्जा से बाधाएं पार करता है। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कोशिश शब्द एक सुरक्षा कवच है जिसे हम अपनी संभावित हार को सही ठहराने के लिए पहन लेते हैं। बिल्कुल, कोशिश संदेह पैदा करती है, जबकि विश्वास समाधान पैदा करता है। तो अगर पक्का विश्वास उस स्पोर्ट्स कार को दिशा दे रहा है, तो उस इंजन को लगातार चलाने के लिए ईंधन चाहिए, और स्रोत सामग्री के अनुसार वो ईंधन हमारी भाषा है। भाषा का हमारे शरीर और मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे हमारी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं तय करते हैं। इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी खुद को छोटे शब्दों में समेटना है। लेख में इसका एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान है, अपनी डिक्शनरी से छोटे और नकारात्मक शब्दों को हटा देना। हाँ, जैसे अजय कोई मुश्किल आती है तो उसे प्रॉब्लम या समस्या कहने के बजाय चैलेंज या चुनौती कहना। और किसी बुरे अनुभव को खराब दिन कहने के बजाय सीखने का अवसर कहना। देखने में तो ये सिर्फ शब्दों की हेराफेरी लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे सीधा न्यूरोबायोलॉजिकल विज्ञान है। जब कोई परिस्थिति को समस्या का नाम देता है, तो दिमाग उसे खतरे के रूप में प्रोसेस करता है। तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते होंगे? बिल्कुल, शरीर में कोर्टिसोल रिलीज होता है, नर्वस सिस्टम बचाव की मुद्रा में आ जाता है और रचनात्मक सोचने की क्षमता सिकुड़ जाती है। और जब हम उसी परिस्थिति को चुनौती कहते हैं, तब क्या बदलाव आता है? जैसे ही आप चुनौती कहते हैं, दिमाग खतरे से हटकर एक खेल या प्रतियोगिता मोड में आ जाता है। तब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन की जगह एड्रेनलिन का स्राव होता है। अरे वाह, जो फोकस और ऊर्जा बढ़ाता है। सही कहा, चुनौती शब्द इंसान को लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सिर्फ शब्दावली बदलने से हम अपने शरीर की पूरी रासायनिक प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक अड़चन भी है। वो क्या? मान लीजिए किसी ने अपनी आंतरिक भाषा सुधार ली, बहानों का लिमिटर हटा दिया और विश्वास का इंजन चालू कर लिया। लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स कार एक दलदल वाली सड़क पर चल रही हो तो? आपका मतलब हमारे आसपास का माहौल? हाँ, मेरा मतलब बाहरी दुनिया है। स्रोत सामग्री का चौथा हिस्सा एक फर्स्ट क्लास माहौल की आवश्यकता पर जोर देता है। ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये दूसरों से जुड़ा है। मानव मस्तिष्क इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह काम करता है। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। बिल्कुल। हम अंदर से कितने भी सकारात्मक हो, अगर हम लगातार ऐसे लोगों के बीच हैं जो शिकायतें करते हैं, तो वो नकारात्मकता हमारे अंदर रिसने लगेगी। लक्ष्य बड़े हो। सिद्धांत रूप में तो ये बहुत सही लगता है, लेकिन धरातल पर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। वो तो है। हमारे बचपन के कुछ दोस्त हो सकते हैं या परिवार के सदस्य जो दुनिया को डरे हुए नजरिए से देखते हैं। तो क्या इंसान को अपने उन पुराने दोस्तों से एकदम कट जाना चाहिए? ये तो बहुत निर्मम कदम लगेगा। ये दुविधा हर उस इंसान के सामने आती है जो कुछ अलग करना चाहता है। लेकिन फर्स्ट क्लास माहौल बनाने का मतलब अहंकार से भर जाना या अपनों को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अपनी ऊर्जा और अपने नए विश्वास की रक्षा करना है। शुरुआती दौर में बड़ी सोच एक बहुत नाजुक पौधे की तरह होती है। तेज हवा उसे तोड़ सकती है। नकारात्मक लोग भले ही प्यार करते हों, पर अपने डर हमारे ऊपर थोप देते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर कोई नया बिजनेस शुरू करे तो परिवार वाले ही कहते हैं कि अच्छी नौकरी छोड़कर रिस्क क्यों ले रहे हो? हाँ, वो हमारा बुरा नहीं चाहते, बस अपने डर के चश्मे से दुनिया देख रहे हैं।
इसलिए पुराने रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उनके साथ बिताए समय और उनके विचारों के प्रभाव को एक सीमा में रखना है। मतलब जानबूझकर एक ऐसा घेरा बनाना जो विचारों को चुनौती दे और विस्तार दे। सही कहा। जब आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो फर्स्ट क्लास घेरा बन जाता है, तो बाकी लोगों की नकारात्मकता आप पर हावी नहीं हो पाती। ये ऊर्जा के प्रबंधन का बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। अब इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, हार का सामना करने के तरीके पर। हाँ, हमने रुकावटें हटा ली, माहौल बना लिया, लेकिन वास्तविक दुनिया में उस स्पोर्ट्स कार का कभी ना कभी एक्सीडेंट होना तय है। असफलता तो मिलेगी ही। और यही वो मोड़ है जहां औसत दर्जे के लोग टूट जाते हैं और सफल लोग खुद को फिर से गढ़ते हैं। तो ये स्रोत सामग्री हार को देखने का क्या नया नजरिया देती है? विश्लेषण बताता है कि विजेता और हारने वाले के बीच बुनियादी अंतर ये है कि विजेता अपनी हार का एक निष्पक्ष पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम, ये शब्द बहुत भारी है लेकिन बहुत सटीक है। मतलब वो हार को भावनाओं से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह देखता है। एकदम सही। आम इंसान हार को अहंकार पर ले लेता है और वापस बहाना साइटिस की बीमारी में लौट जाता है। लेकिन बड़ी सोच वाला व्यक्ति ये विश्लेषण करता है कि गलती कहाँ हुई, योजना में कमी थी या समय सही नहीं था। बिल्कुल, वो गलती की पहचान करता है ताकि उसे दोहराया न जाए, और इसी से स्रोत का सबसे शक्तिशाली विचार निकलता है, अपनी हार को एक ट्यूशन फीस की तरह देखना। ट्यूशन फीस, ये इस पूरी चर्चा का सबसे प्रभावशाली विचार है। अगर हम इस ट्यूशन फीस के सिद्धांत की गहराई में जाएं, तो यह हारने के दर्द को पूरी तरह बेअसर कर देता है। ओह, कैसे? इसे थोड़ा और विस्तार से समझना दिलचस्प होगा। देखिए, जब कोई अच्छे कॉलेज में ट्यूशन फीस जमा करता है तो वह रोता नहीं है कि उसके लाखों रुपए बर्बाद हो गए। सही बात है। वो ये नहीं सोचता कि उसे लूट लिया गया है, क्योंकि उसे पता होता है कि पैसे के बदले उसे ज्ञान, अनुभव और डिग्री मिल रही है जो आगे उसके काम आएगी। अब इसी नजरिए को असफलता पर लागू करते हैं। मान लीजिए किसी ने प्रोजेक्ट शुरू किया और भारी नुकसान हुआ। अगर वो इसे हार मानेगा तो टूट जाएगा, लेकिन अगर वो इसे ट्यूशन फीस मानेगा तो क्या होगा? तो वो समझेगा कि ये नुकसान दरअसल उस अनुभव को खरीदने की कीमत है जो सिखा रहा है कि अगली बार क्या नहीं करना है। ये एक साधारण ट्रांजैक्शन बन जाता है। ये बहुत शानदार विश्लेषण है। मतलब इंसान वहां कुछ खो नहीं रहा है, वो अपने भविष्य की सफलता के लिए ज्ञान खरीद रहा है। बिल्कुल। जब इस मानसिकता से काम किया जाता है तो असफलता का डर खत्म हो जाता है। इंसान हर स्थिति में जीतता है, या तो लक्ष्य हासिल करेगा या ट्यूशन फीस चुकाकर सबक सीख लेगा। एकदम सटीक। ये नजरिया दर्द को पूरी तरह से सोख लेता है। तो चलिए आज की इन तमाम परतों को एक साथ समेटते हैं। हाँ, ये जरूरी है। इन विस्तृत स्रोत सामग्रियों ने बहुत साफ तस्वीर पेश की है। प्रकृति ने मानव मस्तिष्क को असीम क्षमताएं दी हैं। हमारे अंदर कुछ भी हासिल करने की कोडिंग मौजूद है। लेकिन विडंबना ये है कि हम खुद ही बहानों से, संशय से और नकारात्मक माहौल से अपनी सोच के आसपास छोटी दीवारें खड़ी कर लेते हैं। और ये चर्चा साबित करती है कि जैसे ही कोई इन दीवारों को गिराने का फैसला करता है, जब वो कोशिश की जगह विश्वास शुरू करता है, तो दुनिया नए रास्ते खोलने लगती है। उसकी क्षमताएं पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती हैं। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो थोड़ा आगे की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। बताइए, वो क्या विचार है? हमने समझा कि हमारी सोच वास्तविकता तय करती है और माहौल हमारी सोच को। इसलिए हमें फर्स्ट क्लास माहौल बाहर तलाशना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर हम हमेशा अच्छे माहौल को बाहर ढूंढने के बजाय खुद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वो फर्स्ट क्लास माहौल बन जाएं जो अभी अपने बहानों से जूझ रहा हो? ये तो बहुत ही गहरा और सामाजिक स्तर का सवाल है। ये इस अवधारणा को व्यक्तिगत विकास से निकालकर सामूहिक जिम्मेदारी बना देता है ना? क्या यह मुमकिन है कि बड़ी सोच कोई ऐसी चीज ना हो जिसे सिर्फ एक इंसान अपने लिए हासिल करता है, बल्कि यह एक संक्रामक ऊर्जा हो जो हमारे सकारात्मक शब्दों और विश्वास से आसपास के लोगों में भी फैलने लगे? बिल्कुल। शायद तब हम सिर्फ अपनी सोच की दीवारें नहीं तोड़ रहे होंगे, बल्कि पूरे समाज की सोच को एक नया आकार दे रहे होंगे। और अगर ऐसा होता है तो वो वास्तव में एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव होगा। तब आप केवल सफल नहीं हो रहे हैं, आप सफलता का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। शायद सफलता को देखने का यही सबसे बड़ा नजरिया है। यह चर्चा हमें यही सिखाती है कि इंसानी सोच का दायरा असीमित है, बशर्ते हम खुद को छोटे बहानों में न बांधें।
अपनी क्षमता पर विश्वास करना और हार से सीखना ही वो रास्ता है जो असीमित संभावनाओं की ओर ले जाता है। एकदम सही। इसी विचार के साथ आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के नए नजरियों की पड़ताल आगे भी जारी रहेगी।